गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला पार्ट मैंने लेके आया था, जिसमें मैंने नॉर्मल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आप लोग को मास बताया था, चार्ज बताया था। थोड़ी बहुत इन शॉर्ट मैंने डिस्कवरी डिस्कस की थी। डिस्कवरी एक बार उन तीनों की आप लोग पढ़ लीजिएगा किताब से, वो क्लास 9th के भी सिलेबस में था और बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में उसका भी डिस्कवरी का अलग अलग वीडियो बना के आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए आज का जो टॉपिक है, मैंने बोला था नील्स बोर पढ़ाने के लिए, लेकिन नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत रेडिएशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नील्स बोर ने स्पेक्ट्रम वगैरह की बहुत ज्यादा बात की थी, ठीक है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानने के लिए थोड़ा आपको रेडिएशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी मैं नील्स बोर नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, फिर धीरे धीरे नील्स बोर की ओर बढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोजले एक्सपेरिमेंट। बहुत से लोग ये बताते भी नहीं है और डायरेक्टली एटॉमिक नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पर 11th के या 12th के जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा है एटॉमिक नंबर हम तो अच्छे से जानते हैं, किसी को 50 तक रटा हुआ है, किसी को 100 तक रटा हुआ है, ठीक है, किसी को 20-25 तक रटा हुआ है। एटॉमिक नंबर तो सबको आता है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और धरती पे किसी और का एटॉमिक नंबर अब 1 नहीं हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। कितने एलिमेंट होते हैं? 118। और कितने एटॉमिक नंबर होते हैं? 118, 1 से लेके 118। यानी एटॉमिक नंबर को आप एक चीज और बोल सकते हैं, सीरियल नंबर। बोलो क्या बोल सकते हो? सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई बोले सीरियल नंबर 6 पे कौन सा एलिमेंट आता है? कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर, ये वर्ड, इसको किसने डिस्कवर किया? इसको किसने डिस्कवर किया पहली बार? तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, मोजले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, बहुत ही शॉर्टकट में बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रोएंटजेन, ROENTGEN, रोएंटजेन। इन 1895 इन्होंने एक रेडिएशन को डिस्कवर किया जिसका नाम था एक्सरे। क्या नाम था? एक्सरे। अगर कोई आपसे पूछे एक्सरे का डिस्कवरी कब हुआ? 1895 में। किसने किया? रोएंटजेन ने किया। अभी मैं मोजले एक्सपेरिमेंट पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं आपको एक्सरे की डिस्कवरी किसने किया ये बता रहा हूं। तो रोएंटजेन ने किया 1895 में। 1896-97 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। कैथोड रे की डिस्कवरी और पहले हुई थी, 1886-87 मेरे ख्याल से हुई थी, 89 में हुई थी, ठीक है, लेकिन 1895 में खोजा गया एक्सरे। ठीक है, अच्छा अब एक्सरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं। अभी फिलहाल आप जानिए, दो तरह की मेन रेडिएशन होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक होता है मैकेनिकल वेव्स। जैसे एक तालाब है, तालाब में आपने एक पत्थर का टुकड़ा चला के मारा, तालाब में, या घर पे आप टब में पानी भर लीजिए, या तालाब मान लीजिए, तालाब में आपने पत्थर का टुकड़ा चला के मारा, तो आप देखते होंगे पानी के अंदर ऐसे लहरें बनती हैं, गोल 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 गोल, और धीरे धीरे किनारे तक चली जाती हैं। ये भी एक तरह की वेव है, लेकिन इस वेव के लिए मीडियम की जरूरत थी, और वो मीडियम क्या था? पानी था। आपने तालाब के एक सेंटर में पत्थर मारा, लेकिन उसकी तरंगे तलहटी तक, किनारे तक चली गई, तो ये भी एक तरह की वेव जनरेट हुई आपके पत्थर मारने से। लेकिन इस वेव के जनरेशन के लिए क्या चाहिए था? मीडियम। और वो मीडियम कैसा था? मैटर वाला था। पानी हमको क्या बोलते हैं? मैटर, लिक्विड स्टेट, मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। देन अगर किसी वेव को प्रोपगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, देन दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। और अगर किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत ना पड़े, देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत ना पड़े, देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे सनलाइट करोड़ों किलोमीटर ऊपर से सन हमारे पास रेडिएशन भेज रहा है। आपको पता होगा हमारे अंतरिक्ष में, हमारे गैलेक्सी में वैक्यूम है, देयर इज नो मीडियम, फिर भी सनलाइट हमारे तक आती है, कपड़ा सूखता है, हम धूप में निकलते हैं, गर्मी होती है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक्सरे एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसके लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। फिर बात को ध्यान सुनिएगा, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं। ठीक, ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, 0.1 से लेके 20 एंगस्ट्रॉम। ए पर 0 लगा है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं।
तो एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ये बहुत कम है। अच्छा, एक फार्मूला मैं भी आप लोग को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, आप पढ़े होंगे एनर्जी का एक फार्मूला होता है, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे नहीं आया हूं, इसी चैप्टर में है। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ई क्या है, एनर्जी। आप बताइए इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लैम्डा कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक्सरे का वेवलेंथ बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो एक्सरे की डिस्कवरी रोएंटजेन ने किया 1895 में। ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये टॉपिक एक्चुअली फिजिक्स का है, बहुत ज्यादा फिजिक्स में आप लोग चाहे चैप्टर भी है तमाम तरह के रेडिएशंस के ऊपर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग में आता है कि एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई, चलो इसको भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट आपसे बोलता ये ईयर याद कर लो, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ ये, एनर्जी बहुत ज्यादा है, काम खत्म। आगे बढ़ जाओ। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर पढ़े होंगे आप, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ऐसे ही डायग्राम बनता था। जब हमने बहुत स्पार्क किए तो कैथोड से क्या निकलती थी, देखिए ये कैथोड है नेगेटिव, ये एनोड है पॉजिटिव। ये आपका जो मैंने ये बनाया हुआ है ये चीज आपका मेटल है, मेटल पीस है, कोई मेटल पीस है, मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, पीसीएस पीस है, मेटल पीस है। जब यहां से कैथोड रेडिएशन निकल, जैसे कैथोड मैंने कर्व लिया है, तो कर्व लेने की वजह से ये सारा का सारा एक सेंटर पे जाएगा रेडिएशन निकलकर। ये रेडिएशन जब मेटल के पीस से टकराएंगी, वेरी हाई एनर्जी, इन एक्सरे की एनर्जी देखिए लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे वेरी हाई एनर्जी, जब इससे जाकर टकराएगी तो यहां से एक नई रेडिएशन निकलती है, और उसको मैंने दूसरी जगह पे कलेक्ट किया, और यहां पे आने पर ये डाइफ्रैक्टेड, अलग अलग निकलने का मतलब डाइफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, उस रेडिएशन के अंदर। इसी को बोलते हैं एक्सरे बीम। तो जो रोएंटजेन ने 1895 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, कैथोड रे को एक मेटल पीस पर भेजा, और मेटल पीस से एक नई तरह की रेडिएशन निकली जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी और जिसका वेवलेंथ ये था, ठीक है। इस तरह से एक्सरे बीम की डिस्कवरी हुई। अब आते हैं हम लोग मोजले एक्सपेरिमेंट पे। बात है हम एक्सरे की बात क्यों करने लगे, ये बताने की जरूरत है कि मैं डायरेक्ट भी मोजले पे आ सकता था, मैं बोलता एक्सरे होता है, उसकी मदद से मोजले ने निकाल दिया एटॉमिक नंबर, लेकिन मैंने आपको एक्सरे बताया, ठीक है। अब आते हैं मोजले, देखिए लिखा हुआ है मोजले 1912-1915, 3 साल बेचारे बड़ी कड़ी मेहनत किए विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। एक्सरे की डिस्कवरी 1895 में हो गई थी, लगभग 20 साल बाद, 1912 से 1915 के बीच में एक्सरे स्पेक्ट्रम उन्होंने परफॉर्म किया डिफरेंट एलिमेंट्स पे। अब कई लोग कहेंगे सर 118 तरह के एलिमेंट है, उस समय थोड़ी ना 118 थे, 1912 से 1915 के बीच में 118 एलिमेंट थोड़ी थे। तो इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 38 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, 38 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, 38 एलिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सरे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक वर्ड आ गया, यहां पर एक वर्ड आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक अलग वीडियो बनाऊंगा यही टाइटल के साथ। यहां पर एक वर्ड आया स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा यही टाइटल के साथ। अभी आप जानिए लाइट का स्प्लिट होना, लाइट का स्प्लिटिंग फिनोमिना इज कॉल्ड क्या, स्पेक्ट्रम। तो जब एक्सरे स्पेक्ट्रम परफॉर्म किया, डिफरेंट एलिमेंट 38 तरह के एलिमेंट पे परफॉर्म किया, कहां से कहां तक, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक, न एल्यूमिनियम के पहले आए न गोल्ड के बाद गए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। तो उन्होंने एल्यूमिनियम से गोल्ड के ऊपर बीच के 38 एलिमेंट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और जानते हो उनको क्या पता चला कि अंडर रूट न्यू बाई 10 टू द पावर 8, यहां न्यू जानते हो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। यहां ए क्या है, कांस्टेंट है, बी क्या है, कांस्टेंट है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। जब मोजले ने 1912 से 1915 के बीच में एक्सरे स्पेक्ट्रम परफॉर्म किया 38 डिफरेंट तरह के एलिमेंट पे, तो रूट न्यू ऐसे लिखते हैं, NU नहीं, मैंने कहीं पे NUU भी बता दिया है, NU लिखते हैं, ठीक है। तो न्यू बाई 10 टू द पावर 8, ये जो चीज थी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लोग कहेंगे यहां लिखे हैं एटॉमिक नंबर जेड और यहां बता रहे हैं एटॉमिक मास। अरे भाई मोजले जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनको पता ही नहीं था कि एटॉमिक नंबर नाम की भी कोई चीज होती है, वो तो एक्सपेरिमेंट करके ना पता लगाए कि एटॉमिक नंबर नाम की कोई चीज होती है। अच्छा बताइए 1912 में मोजले को पता क्या था, एटॉमिक मास पता था
क्या पता था? एटॉमिक मास पता था। उन्होंने एटॉमिक मास के डायरेक्टली पाया, किसको? फ्रीक्वेंसी को। जब इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों मिले। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, कौन? मोजले। और मोजले एक चीज और ऑब्जर्व किए, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तमाम एलिमेंट पे, तो एक चीज, उनका एटॉमिक मास के तो डायरेक्टली है ही, साथ ही साथ ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरियल नंबर। पॉइंट टू बी नोटेड, सीरियल नंबर। अभी एटॉमिक नंबर नाम का कोई वर्ड उन्होंने नहीं यूज किया। उन्होंने क्या देखा, जब एलिमेंट्स को सीरियल नंबर में अरेंज कर रहे हैं, एक का 13, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, एल्युमिनियम का, मतलब सीरियल नंबर में अगर अरेंज कर दिया जाए 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 60 तक, तो सीरियल नंबर के डायरेक्टली पाया गया क्या? फ्रीक्वेंसी। जब एक्सरे स्पेक्ट्रम परफॉर्म किया तो तमाम तरह की उसके अंदर से स्पेक्ट्रल लाइंस निकली, और वो जो रेडिएशंस निकली, जब एक्सरे स्पेक्ट्रम, जब एक्सरे वेरी हाई एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब 38 डिफरेंट एलिमेंट पर उन्होंने भेजा, वेरी हाई एनर्जी का, तो भाई जब हाई एनर्जी, आपको पता होगा, जब हाई एनर्जी रेडिएशन किसी मटेरियल के ऊपर पड़ते हैं तो उसके अंदर से भी रेडिएशन निकलती हैं, और उन रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी थी, उन रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी थी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरियल नंबर। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं जब एक्सरे वेरी एनर्जी को, बहुत हाई एनर्जी वाले रेडिएशन को किसी एलिमेंट के ऊपर आप पटकेंगे तो एलिमेंट के अंदर से अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली क्या निकलेंगी? रेडिएशन। और वो जो फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा 38 डिफरेंट एलिमेंट थे, तो जिस एलिमेंटवा पे एक्सरे गया उसके अंदर से जो रेडिएशन निकला उसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरियल नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब फ्रीक्वेंसी दो चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के भी डायरेक्टली है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीरियल नंबर के। बताइए भैया किसके डायरेक्टली है? सीरियल नंबर के। लेकिन जब दोनों में ग्राफ प्लॉट किया गया, क्या प्लॉट किया गया? ग्राफ, तो ज्यादा प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, ज्यादा डायरेक्टली किसके पाया गया? सीरियल नंबर के। किसके पाया गया? सीरियल नंबर के। और उसी सीरियल नंबर को ही मोजले ने एक नाम दे दिया, क्या? एटॉमिक नंबर। क्या नाम दे दिया? एटॉमिक नंबर। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरियल नंबर। दोनों में जब अलग अलग ग्राफ बनाया गया वैल्यूज के साथ, 38 एलिमेंट, ऐसे नहीं 3 साल बीत गया, बेचारे साल भर में 5-6 एलिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर पाते थे। जब वैल्यूज के साथ ग्राफ बनाया गया तो ज्यादा डायरेक्टली किसके पाया गया? सीरियल नंबर के। और उसी सीरियल नंबर को मोजले ने एक यूनिक नाम दिया, क्या? एटॉमिक नंबर। एटम का एक्चुअल सीरियल नंबर ही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक, चलिए अब देखिए ग्राफ में ये पूरा आप नोट कर लेंगे। कोई आपसे पूछे मोजले ने क्या किया था? एक्सरे स्पेक्ट्रम परफॉर्म किया था। कोई पूछे किस चीज पर परफॉर्म किया था, तो आप बोलेंगे 38 डिफरेंट एलिमेंट्स पर। कोई पूछे जब एलिमेंट पे एक्सरे भेजे तो क्या निकला, तो आप बोलेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस। अच्छा, उस फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास में रिलेशन निकाला गया तो क्या पाया गया? डायरेक्टली। उस फ्रीक्वेंसी और सीरियल नंबर में रिलेशन निकाला गया तो क्या पाया गया? डायरेक्टली। एटॉमिक मास पहले ही डिस्कवर हो चुका था और सीरियल नंबर को ही एटॉमिक नंबर नाम देके बाद में डिस्कवर कर दिया गया। और ये किसने किया? मोजले ने। क्यों? रोएंटजन का नाम लिया क्योंकि यही एक्सरे दिए थे और एक्सरे की मदद से ही क्या खोजा गया? एटॉमिक नंबर। अच्छा, जैसे ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ये पढ़ाते भी नहीं है, कोई बहुत जरूरी भी नहीं है, आप डायरेक्ट एटॉमिक नंबर से ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्राफ जैसे आप बनाएंगे, अगर यहां पर रूट न्यू बाई 10⁸ ले लें, यहां एटॉमिक मास ले लें, तो ग्राफ ऐसे बन रहा था। ऐसे है, डायरेक्टली है, दोनों डायरेक्टली है। एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक, मतलब डायरेक्टली से थोड़ा देखिए डेविएट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा देखिए। एलिमेंट है, डॉट 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 का मतलब एलिमेंट। लेकिन जब आप ऐसे बनाएंगे रूट न्यू बाई 10⁸ और एटॉमिक नंबर में, किसमें? सीरियल नंबर, वही एटॉमिक नंबर जेड में, तो ग्राफ ऐसे मिला। सारे एलिमेंट उसी लाइन पर लाई कर रहे थे, मतलब एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यही रीजन है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक मास भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, एटॉमिक नंबर आप लोग जान गए भैया कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर के बारे में आप लोग जान जाइए। एटॉमिक नंबर का अगर आपसे कोई पूछे फार्मूला, आप लोग कम से कम
30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा 1 to 30। जो बच्चे 9th में पढ़ते हैं 20-25 तो वहीं याद करवा देता हूं मैं, लेकिन 11th में आप है कम से कम मिनिमम 30 एटॉमिक। सोना चांदी सबको चाहिए, लेकिन पूछा जाए सोना का एटॉमिक नंबर क्या नहीं बता पाएंगे, चांदी का एटॉमिक नंबर क्या नहीं बता पाएंगे, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या नहीं बता पाएंगे। तो 1 से 30 तक याद रखिएगा और कुछ मेन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जरूर से याद कर लीजिएगा। अब देखिए एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। दिस इज इक्वल टू होता है, आप लोग पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं सीरियल नंबर, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस। इतना तरह का नाम कोई नहीं बताएगा। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड बताए थे। ये कौन बताया था? रदरफोर्ड। अरे भाई प्रोटॉन और न्यूक्लियस दोनों कौन खोजा था? रदरफोर्ड वे खोजे थे। इसी को आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल है तो उसके लिए एटॉमिक नंबर जेड, आप लोग शायद 2 पढ़े होंगे, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तब बराबर होगा जब हमारा एटम न्यूट्रल हो। अगर मैं आयन की बात करूं Na+, तब ये फेल हो जाएगा। Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते 11 थे, प्लस का मतलब 1 दे दिया, कितने बचे? 10। लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर अभी भी क्या है? 11। तो ये वाला सही है हमेशा के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। और ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम। और ये 2 अभी बताया, सीरियल नंबर मोजले और नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस। ये भी एक साइंटिस्ट बताए थे, इनका नाम था ब्रूक करके, इनका नाम था वैंडर ब्रूक। ये साइंटिस्ट का नाम था वैंडर ब्रूक, BROIK ब्रूक। तो याद है, ये कौन बताया था? मोजले। ये कौन बोला? वैंडर ब्रूक। ये कौन बोला? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और ये तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एटॉमिक नंबर का आपका फार्मूला है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम। आगे एक चीज आपकी आती है मास नंबर। बोलिए क्या आता है? मास नंबर। अच्छा, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल ए से। अभी मैं आपसे बोलूं मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, तो मैक्सिमम बच्चे सोच रहे होंगे सेम है। जैसे सोडियम का मास नंबर होता है 23, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U। कार्बन का मास नंबर होता है 12 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U। एटॉमिक मास की यूनिट होती है और मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, वो एक नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में बहुत शानदार तरीके से डिफरेंस मैंने बताया है अपने पहले वीडियो में। मेरे चैनल पे आप जाइएगा, जो सबसे पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है, लगभग 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले जो सबसे पहला वीडियो अपलोड किया, खूब बढ़िया से आधे घंटे में खाली यही 2 डिफरेंस बताए हम। जैसे कार्बन का मास नंबर 12 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12U है, तो कई बच्चे सोचते हैं सर 12 और 12U न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है ना, तो काहे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो गई, यही बताया हूं और उसको मोल से भी कनेक्ट किया हूं, मोल कॉन्सेप्ट से भी जोड़ा हूं, ले जाके देख लीजिएगा एक बार। तो मास नंबर कैपिटल ए, दिस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हो गया। कोई एलिमेंट अगर ऐसे लिखा है x, तो यहां पर इसका लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहां पर इसका लिखते हैं मास नंबर। ये आप यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। मास नंबर बोल रहा हूं, एटॉमिक मास नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। अब इस पर कुछ एग्जांपल मैं आपको खड़ा कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये साइंटिस्ट के साथ नाम के साथ है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। कोई पूछे एटॉमिक नंबर चारों बोल दीजिएगा, मजा आ जाएगा। कौन बताया होगा चारों? है तो पढ़े होंगे, अपने दिल से पूछिए। भले दोनों बड़ा वही चीज है, इसका मतलब है, इसका मतलब वही है, लेकिन जैसे साइंटिस्ट आप बताएंगे इसका मतलब आपने बहुत डिटेल से चीजों को पढ़ा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा। इसी चैप्टर में लाइन से आगे बढ़ रहा हूं। केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को डिटेल में नहीं बताया हूं, वो भी अगर आप डिमांड करेंगे तो लास्ट में बता दूंगा। बाकी एक एक टॉपिक बताऊंगा, एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छूटेगा इस चैप्टर का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं लिखा हो ऐसे 6C12, कोई पूछे इसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, E पर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन 6। कोई पूछे प्रोटॉन कितने होंगे? 6, जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। कोई पूछे न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो ये तो मास नंबर बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन।
तो 12 बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है 6, तो 12 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस 6। तो बताओ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 6। मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा तो उतने न्यूट्रॉन होते हैं 6। कहीं लिखा रहे 11Na23 सोडियम। चलो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, प्रोटॉन सॉरी 11, प्रोटॉन कितने होंगे 11, न्यूट्रॉन कितने होंगे 23 में से 11 गया 12। कोई पूछे 1H1 हाइड्रोजन, चलो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, प्रोटॉन कितने होंगे 1, न्यूट्रॉन कितने होंगे 1 में से 1 गया 0। इकलौता स्पीसीज होता है हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। केवल ये प्रोटियम है, 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम। केवल प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसके पीछे भी तो कहानी है, पूरी मेसन थ्योरी है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन क्यों नहीं होता है। इस क्वेश्चन के आंसर में भी इसका रोल है, बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इसमें आपके न्यूट्रॉन नहीं है, इकलौता यही प्रोटियम ही होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दोगे वही न्यूट्रॉन है। और एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन। इसको आप बाकायदे नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, कुछ छोटी छोटी चीजें, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा आइसोटोप्स, खड़ा खड़ा बताते जाऊंगा, इसको नोट करते जाइएगा। आपको मैंने एटॉमिक नंबर क्लियर कर दिया, मास नंबर क्लियर कर दिया, कैसे निकालते हैं क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब, अच्छा एटॉमिक नंबर मास नंबर क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा चुका हूं। रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी है, तो आप बड़े आराम से मैं ये सारी चीजें बता सकता हूं, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट। डेफिनेशन तो आप कहीं से भी लिख लेंगे, सेम एटॉमिक नंबर। अरे भाई एलिमेंटवा सेम होगा तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आप बोलेंगे ऐसे, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम। कोई पूछे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रैक्टिस करिए। 1 प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2। 3 में से 1 गया 2। ये तीनों देखिए हाइड्रोजन है, सेम एलिमेंट है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 1 है, सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर अलग है, 1 2 3 है। ऐसे ही कार्बन के 2 होते हैं, 6C12 और 6C14। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6। यहां इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 14 में 6 गया 8। इसका इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग में। जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा रेडियो एक्टिविटी, बहुत लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कई बार एक वर्ड आएगा रेडियो एक्टिविटी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में ही नहीं है। तो मैं रेडियो एक्टिविटी एक अलग चैप्टर ही है, कहिएगा तो 1-2 वीडियो में वो भी खूब बढ़िया बता दूंगा कैसे कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है 6C12 का, ठीक है। अच्छा अब देखिए, इसी का अगर इसका पानी बनाओगे, इसका वाटर बनाओगे तो क्या होगा H2O। इसका वाटर बनाओगे तो D2O, D माने ड्यूटीरियम। इसका बनाओगे तो T2O। इसका मोलर मास क्या होगा 16 2 18। इसका 16 2 दूनी 4 20। इसका 22। इसको बोलते हैं वाटर, इसको बोलते हैं हैवी वाटर, इसको बोलते हैं सुपर हैवी वाटर। इस वजह से एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गए आपके आइसोटोप्स के एग्जांपल। अगला टॉपिक, आइसोबार्स। 4 चीजें हैं, वही खड़ाक से बताता हूं। यहां लिखा है सेम एलिमेंट, गलत, डिफरेंट एलिमेंट। यहां लिखा है डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां लिखा है डिफरेंट मास नंबर, सेम मास नंबर। मतलब जस्ट उल्टा, आइसोटोप का जस्ट उल्टा। डिफरेंट एलिमेंट होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एलिमेंट डिफर करेगा तो एटॉमिक नंबर डिफर करेगा, लेकिन सेम मास नंबर होगा। जैसे लिख दिया गया 18 आर्गन 40, 90 K 40,
Ca40, कई जगहों पे पोटेशियम का 39 दिया होता है। तो ये तीनों का एटॉमिक नंबर देखिए अलग है, 18, 19, 20। एलिमेंट अलग है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, लेकिन देखिए मास नंबर सेम है, 40 40 40। तो ये क्या हो गए? आइसोबार्स हो गए। तीसरा आइसोटोन्स। इसमें खाली एक चीज याद रखना है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो बोलो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो, जैसे 7n15 और 8o16। डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर 7 से 8, एलिमेंट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर, मास नंबर 15 16, लेकिन इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 15 में 7 गया 8। इसमें कितने न्यूट्रॉन? 16 में से 8 गया 8। न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटोन्स हो गए। क्या हो गए? आइसोटोन्स। अगला लास्ट टॉपिक आपका, 4 चीजें हैं टोटल, ठीक है? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। चौथा और लास्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहां देखो क्या लिख रहा हूं, डिफरेंट एलिमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंट एलिमेंट बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई लोग बेहोश। अब एलिमेंटवा डिफरेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनवा सेम होगा। यह तभी संभव है जब वो आयन हो। क्या हो? आयन। अच्छा, हम जब आइसोटोप पढ़ा रहे थे तो वहां लिखे थे सेम एलिमेंट और सेम इलेक्ट्रॉन, सेम एलिमेंट सेम इलेक्ट्रॉन। यहां क्या बोल रहा हूं? डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने लिख दिया नाइट्रोजन पर -3। चलो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, 7 इलेक्ट्रॉन और 3 तो ले लिया, माइनस का तो ले लिया, 7 3 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने लिख दिया ऑक्सीजन पर -2, 8 होते हैं एटॉमिक नंबर, 2 ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने लिख दिया फ्लोरीन पे -1, 9 एटॉमिक नंबर, 1 ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने लिख दिया नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, न्यूट्रल है, 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने लिख दिया Na+, सोडियम का 11 होता है, 1 दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने लिख दिया Mg+2, Mg का 12 होता है, 2 दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने लिख दिया Al+3, Al का 13 होता है, 3 दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए सब के सब अलग अलग है, सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, डिफरेंट एलिमेंट है। सब देखिए डिफरेंट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सेम है। तो ऐसे इस चीज को, इन सब को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। मैंने आज आपको रोएंटजेन ने खोजा, एक्सरे बताया। फिर मैंने आपको बताया एक्सरे की मदद से मोजले ने खोजा एटॉमिक नंबर, जिसको बोलते हैं सीरियल नंबर। फिर मैंने आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का फार्मूला बताया। फिर मैंने आपको याद दिलाया कि मेरे पहले वीडियो में मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस बताया गया है। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखाया। फिर आपको मैंने 4 टर्म बताए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये चारों याद रखिएगा। जस्ट अगला वीडियो भी अभी मैं आज ही बनाऊंगा, दूसरा वीडियो, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा। तीसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताऊंगा। चौथे में स्पेक्ट्रम बताऊंगा। फिर मैं आऊंगा नील्स बोर पे। तो नील्स बोर के पहले इतना चीज डिटेल में जानना जरूरी है। अभी मैं रदरफोर्ड पढ़ाया हूं, रदरफोर्ड के बाद ये चल रहा हूं, फिर मैं नील्स बोर पे आऊंगा लास्ट में, ठीक है? थैंक यू, इसको नोट कर लीजिएगा।